बेटी होगी तो कुल परिवार नहीं चलेगा। अरे बेटी से नतनी होगा, नाती होगा, ये क्यों नहीं समझती? तो वो परिवार के लिए नहीं, वो आपका परिवार काम नहीं है। लेकिन बेटा हो और वो परिवार चला, बेटा ही मोक्ष देगा, हमारे शास्त्र के अंदर ऐसा कहीं उद्धृत नहीं है। चाहे वो पुराण में आप जाए, चाहे बाइबल पढ़ी, चाहे रामायण गीता महाभारत आई, कहीं ऐसा शास्त्र में नहीं है कि बेटा ही मोक्ष दे सकता है। मैं पंडित भी हूं और मैं संस्कार से भी पंडित हूं, और मुझे मालूम है जो लोग ये कहते हैं कि बेटा मोक्ष दिला सकता है, ये उनकी सोच गलत है। कभी नहीं। अगर मोक्ष कोई दिला सकता है तो वो नारी शक्ति है, वही मोक्ष दिलाएगा। जब दुर्गा का अवतरण हुआ था सारे देवताओं की शक्ति से, इत्थंगिला राधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा उतरियाहु करिष्यामि शक्ति। जब जब धर्म की हानि होती है, स्वयं शक्ति के रूप में दुर्गा प्रकट होती है और महिषासुर जैसे राक्षसों का वध भी करती है। मुझे लगता है कि आपके दिल के अंदर कहीं यहां राम है और यहां रावण है, इसलिए हर लोग अपने मन के अंदर रावण को जलाइए, मन के रावण को जलाइए, तभी समाज के अंदर महिलाओं के बारे में भी अच्छी सोच विकसित होगी। मन का रावण बड़ा ही खराब होता है, इसलिए मन के रावण को जलाना होगा। तो भाइयों बहनों, ये कन्या भ्रूण हत्या के बारे में मैंने कहा कि आज सोच क्या है, और इस बात को अगर हम नहीं रोके तो बिहार में लैंगिक असमानता, आज जो हमारा बिहार के अंदर जो 2011 का जनगणना है वो भी चौंकाने वाला, पूरे देश के जनगणना चौंकाने वाले। पूरे देश में लैंगिक असमानता काफी, उसका प्रतिशत, हालांकि बिहार का प्रतिशत उससे कम है लेकिन देश का भी प्रतिशत उससे बड़ा है। अब ये लैंगिक असमानता, इसको दूर करना आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी। मुझे पौराणिक कथा का वर्णन मुझे मालूम है कि जब भगीरथी गंगा चली थी हिमालय के उस कैलाश के निर्णय में, हम सहभागिता महिलाओं का पार्टिसिपेशन, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ये आवश्यक है। उसी प्रकार से जो मैंने पहले कहा, दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए वो काम, दहेज प्रथा को रोकना चाहिए और उसके लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करना। महिलाओं को आदर सम्मान ये पहले ही हो गया। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में मैंने कहा, समाज में हमारे एक्ट भी बने हैं और बालिका भ्रूण हत्या को, कन्या भ्रूण हत्या को रोका। अभी 23 तारीख को 22 तारीख को पूरे बिहार में और मानव कड़ी बना करके, मानव श्रृंखला बनाकर की सोच होनी चाहिए। महिला शिक्षा, महिला को कुपोषण से बचाओ, प्रशासन में सहभागिता की भूमिका, अनेक ऐसे आवश्यकताएं हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को महिला सशक्तिकरण के विषय पर पुनः विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर दिया, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत खुशी है। इस प्रकार का मैं स्वयं सोच रहा हूँ कि विभाग की ओर से ऐसे इंटीग्रेटेड विभागों का कैसे प्लान बन सकता है। डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे यहाँ बैठे हुए, ये इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न विभागों का इन्होंने कहा, तो उनका एक इस प्रकार का चिंतन अगर होगा तो हम जल्दी अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए फिर से आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, नमस्कार। चलाए जा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री अश्विनी चौबे जी, डेवलपमेंट कमिश्नर श्री फूल सिंह जी, सचिव सोशल वेलफेयर है कि राष्ट्रों के निर्माण एवं सामाजिक उत्थान में महिलाओं द्वारा हमेशा एक क्रांतिकारी भूमिका अदा की गई। आधुनिक युग पर यदि नजर डालें तो राष्ट्र के उत्थान में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई अन्य, महिला की भागीदारी प्रत्यक्ष है। आप यदि गौर करें तो वर्तमान भारत में भी महिलाएं समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार रख रही हैं और आम जनता की भलाई के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन अफसोस है कि उनकी भागीदारी बहुत कम है। अगर सशक्त समाज बनाना है तो महिलाओं को सशक्त करना होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण मात्र एक नारा नहीं बल्कि वक्त का तकाजा है। बिहार में जहां महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार मात्र 53.33% है, लिंग अनुपात 916 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जहां अभी भी अधिकतर महिलाएं शिक्षा, बेहतर रोजगार, सुरक्षा
और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं तथा किशोरियों और महिलाओं को आवश्यक पोषक तत्व तक नहीं मिल पा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता की कमी रही है। अभी भी महिलाएं अपने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के लिए पुरुष समाज पर निर्भर हैं। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। घर के अंदर या बाहर के निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता किसी विकसित समाज की तुलना में बहुत कम है। आर्थिक कार्यकलापों में महिलाओं की सक्रियता कम है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वर्क। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किशोरी एवं महिलाएं कुपोषण से अधिक ग्रसित है। सीमित संसाधन के मद्देनजर बच्चों एवं पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे अभी सभी लोगों ने बताया है, लगातार महिलाएं कई सामाजिक कुरीतियों का शिकार है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि। महिलाओं का शिक्षा तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर की कमी है। स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में जागरूकता भी कम है। विभिन्न प्रक्षेत्रों में भी उनकी प्रतिनिधित्व कम है। अभी भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आम है, जिसमें घरेलू हिंसा से 59% महिलाएं जूझ रही हैं और बालिकाओं के जन्म अभी भी समाज के एक बड़े वर्ग में सहर्ष स्वीकार नहीं किया जाता है तथा भ्रूण हत्या के मामले प्रकाश में आते हैं। लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म भी आम हो गए हैं और इसमें भी नियंत्रण लाना हम लोगों के लिए कड़ी चुनौती है, जो कि समाज को उनके लिए सुरक्षित करने से ही हो सकेगा। इन सभी तथ्यों का परिणाम यह है कि आज भी महिलाएं पूर्ण रूप से विकास के मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाई। अतः समाज, राष्ट्र एवं राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाएं। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो आज की बैठक है, महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिलेगा। बिहार सरकार कटिबद्ध है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सभी प्रकार के प्रयास हों। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी फिजा बनी जहां महिलाएं बेखौफ अपने घरों से निकलकर राज्य एवं राष्ट्र के प्रगति के लिए आगे बढ़ रही हैं। विगत वर्षों में राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु कई प्रयासों को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया भी आरंभ की। सरकार ने महिलाओं के विकास को उनकी अस्मिता से जोड़कर देखा है। एक ओर जहां स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्हें योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की मुख्य धारा में शामिल करने में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और किशोरियों से जुड़े मुद्दों पर समग्र विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एवं योजनाओं को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत पोषाहार वितरण एवं अन्य योजनाएं विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। किशोरियों की बहुआयामी समस्याओं के सुधार हेतु सबला का सूत्रपात किया गया। अनैतिक पालन को रोकने के लिए अस्तित्व नाम की कार्य योजना प्रारंभ की गई। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित कर रही है, जिसके तहत बिहार में स्वयं सहायता समूह लगभग 5 लाख समूह है। नारी शक्ति योजना में पूरे अन्य सारी योजना को मिलाकर पूरे राज्य में अभी लगभग 5 लाख समूह है, जिसमें लगभग 7 लाख महिला जुड़ी है। समाज कल्याण और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम के द्वारा गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य 16 जिलों के 66 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। दिसंबर 2012 तक कुल 37,637 समूहों का गठन किया जा चुका है और इनके बीच कॉर्पस फंड के रूप में 27,45,12,968 रुपया निहित है। यह योजना महिलाओं के जीवन में व्यापक रूप से बदलाव ला रही है, जो किसी क्रांति से कम नहीं है तथा उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को अप्रत्याशित रूप से भी निखारा है। दूसरी ओर बालिका के प्रति जन समुदाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या सुरक्षा योजना चलाई गई है, जिसके पीछे मकसद है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को वृद्धि लाना
और जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना। महिला विकास निगम के तत्वावधान में बेसहारा, गुमशुदा, सामाजिक पारिवारिक गिरोह से पीड़ित महिलाओं के लिए पटना सहित सभी 34 जिलों में महिला हेल्पलाइन तथा 22 जिलों में शॉर्ट स्टे होम चलाए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यथा पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएं दी जाती हैं। इन सेवाओं के सर्वव्यापीकरण का प्रयास भी इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना चलाई जा रही है। ये 2 जिले में चल रही है, वैशाली एवं सहरसा, और अब तक 75,000 महिलाओं को इस योजना से लाभ दिया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक किशोरियों के प्रति हम जिम्मेदार नहीं हो। जहां शिक्षा विभाग द्वारा इनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना चला रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना चला रही है। वहीं समाज कल्याण सबला चला रही है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा सबला 12 जिला में शुरू किया गया और अभी तक इसमें 13,05,200 किशोरियां जुड़ चुकी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किशोरी बालिकाओं को, खासकर जो स्कूल के बाहर है, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण की जागरूकता के साथ साथ जन सुविधाओं के प्रयोग के बारे में मार्गदर्शन तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के माध्यम से यौन कार्यकर्ताओं के पुनर्वास, घरेलू हिंसाओं में महिलाओं की प्रतिरक्षा, महिलाओं की समस्या को दूर करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नए आयामों को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रमों से ये स्पष्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक बात यह कहना चाहूंगी कि सरकार के ये प्रयास तब सफल समझे जाएंगे जब एक माहौल बन सके कि महिलाएं स्वयं ही समाज में अपनी भूमिका तय करें, अपनी क्षमता का वे आकलन कर, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर, मानसिक रूप से कड़े मुकाबले का एहसास को जगा सके, ताकि एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज, एक मजबूत राज्य एवं एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। प्रत्येक कालचक्र में महिलाओं ने जब जब अपनी शक्तियों को प्रदर्शित किया है और अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया है, तो इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त हुए हैं और नए समाज का निर्माण हुआ। महिला सशक्तिकरण कागज के पन्नों पर बनाई गई कोई रणनीति अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन की सूची नहीं है। यह एक सोच, एक फलसफा, जीने का एक तर्ज है। ठीक है, अच्छा परीक्षा देना ना देना उनका है। अब सरकार उस पर जो विचार कर रही है पहले से, वो काम सरकार करेगी। सरकार ने पहले ही तय किया है कि भाई हम ऐसे लोगों को जो नियमित करने की बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर को, हमने सैद्धांतिक रूप से पहले ही बहुत पहले निर्णय लिया था कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। तो 2008 के नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से हम उन सब चीज़ों को लागू नहीं कर सकते, और इसलिए उस नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर हैं, बिहार में हरियाणा या दिल्ली, कई राज्यों के तर्ज पर हम उसको यहाँ करना चाहते हैं। बीपीएससी में बिना एग्ज़ाम दिए अगर जो वहाँ राज्यों में चल रहा है उसको हमने लागू करने की बात कही थी, और ये बात समझौता हुआ था चूँकि परीक्षा की तिथि पहले से घोषित थी, और इस बीच में उनका आंदोलन हुआ था और मैंने ये बात उनको कहा था कि आपको हम ये इसके बारे में हम विचार करेंगे। और सरकार का ये निश्चय है कि हम उसको जो भी शर्त है उस शर्त के अनुसार हम उनको नियमितीकरण करेंगे, और दूसरे राज्यों में जो चल रहा है उसका भी हम लोग अध्ययन करवा रहे हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन ये परीक्षा देना ना देना तो उनका विषय है। पहले घोषित हो चुकी थी, बीच में उन्होंने ये विषय हमारे सामने रखा, हम उस पर पहले से ही अध्ययन करवा रहे थे, और मैंने आज पिछले लगभग 8-9 महीने से हम हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों का हमने
मंगवा करके और उसको पढ़ रहे थे, उसको अध्ययन कर रहे थे कि किसका अगर बिना बीपीएससी एग्ज़ाम दिए हुए अगर हो सकता है तो हम बीपीएससी से इसको अलग हट करके कुछ करें। लेकिन जब एग्जामिनेशन घोषित हो गया था और हम एग्जामिनेशन को अगर स्थगित करा देते हैं या करा देते हैं तो कोर्ट का मामला चला जाएगा और जो इनका पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा और कोर्ट में कोई एक चला जाएगा तो वो उलझ के मामला रह जाएगा। हम उसको जो चाहती है सरकार वो नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा सर? उन्होंने जो परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है, विचार करेंगे इस पर पूरी तरह से, और पूरी तरह से अगर बहिष्कार हुआ है और उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और जल्दी ही हम इस पर समुचित निर्णय लेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपने सर आज अभी भाषण में बोल दिया नीति सरकार की नीति है शराब को लेकर के, उसके खिलाफ में आपने बात बोला। और अब आप लोग जो है ना मतलब यही चलाइएगा आप लोग गलत ढंग। मैंने स्पष्ट कहा कि ये हमारा निजी है राय हैसियत है और ये बात सही है कि राज्य को चलाना है तो हमारे पास दूसरा राजस्व का बड़ा स्रोत जो है हमें मद्य निषेध कानून विभाग से मिलता है। मद्य निषेध विभाग से शराब का पाबंदी हमने कहा व्यक्तिगत तौर पर निजी, अगर मुझे पूछिए, मैं कोई मंत्री के हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, निजी हैसियत से, तो इसका विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है हम लोगों को। और विकल्प ढूंढ करके हम लोग शराब को पाबंदी की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े, कहा कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहा है और ये मुझे लगता है कि उसके लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाई है। आप शराब का आपने देखा कि शराब को मतलब उसके कीमत में, टैक्स में, सब कुछ में वृद्धि किया। और हाँ, पूर्णबंदी की हिमायती है। निश्चित रूप से मैं पूर्णबंदी का ही सरकार की राय क्यों नहीं हो भाई कल होके हो जाएगी राय। अरे कभी भी सरकार तो सोच ही रही है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी एनडीए की सरकार इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आखिर टैक्स कैसे बढ़ा दिया, शराब का टैक्स बढ़ा ना, कम लोग पिएंगे तो धीरे धीरे, अब एक साथ हम उसको नहीं कर सकते। कम लोग पिएंगे, जो आज खुले आम पीते थे अब कम पिएंगे। सर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, कुछ कहना चाहेंगे क्या जी? बियर और विदेशी शराब पे पड़ा नहीं, ग्रामीण वाले को वो जो आपका पाउच जो है उस पर भी बढ़ा है, आप जरा देख लीजिए। सर डीजल और पेट्रोल के दाम देशी विदेशी सब पर हम लोगों ने लगाया। कल के सिगरेट, खानी, तंबाकू, अब जैसे गुटखा पर प्रतिबंध लगाया, आगे चल करके हम लोगों ने सिगरेट और जो तंबाकू वाले विषय हैं जिससे कैंसर होता है, ऐसे सारे चीज़ों पर हम लोग आगे करने वाले हैं, उसके टैक्स अभी बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए? भाई ये क्या करिएगा, ये सरकार, ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना, ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में है और ये सरकार अब समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो जितना चाहे उतना टैक्स बढ़ा देगा और उतना डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाएगा। ये बिहार के लिए और देश के लिए भी सबसे बड़ी महंगाई और कमर टूट सरकार घोषित हुआ है देश के अंदर, जो कांग्रेस की सरकार है। अब इसकी समाप्ति के बाद ही कोई काम होगा। धन्यवाद। मैडम कार्यक्रम बहुत अच्छा, मैडम कार्यक्रम बहुत अच्छा था मैडम, लेकिन जो अश्विनी चौबे जी की जो बातें सुनी उनमें यही लग रहा था कि सरकार के लाचार मंत्री शराब के मामले पर हो या फिर महिला अपराध को रोक पाने के मामले पर हो, सब में उनकी लाचारी झलक रही थी। कोई ठोस परिणाम हम क्या करें इसमें? हम लोग तो यहाँ महिला सशक्तिकरण के मामले पे बैठे हैं, कैसे उन लोगों का हम लोग सारी चीज़ों का सुदृढ़ीकरण कर सकें, कार्यक्रमों का, योजनाओं का, और नए योजनाएं क्या ला सकें, इसके लिए यहाँ सोच हो रही है। और साथ ही थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जो एम्पावरमेंट और स्टेट पॉलिसी पे आने के पहले जिस कॉन्सेप्ट की जो हम बात करते हैं वो आपकी पॉलिसी में भी दृष्टिगत होती है। और साथ ही हम लोगों ने जब स्टडी किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का स्टडी किया, अध्ययन किया कि है क्या। जब हम नीति की बात कर रहे हैं तो पहले तो समझें कि ये महिला सशक्तिकरण है क्या।
तो कई विचार विमर्श के बाद यही 3 मुद्दे निकल करके आते हैं और कंसेंसस बना। वो अलग अलग हम लोग कई रीजन्स में गए तो कंसेंसस बना सभी जगह से, सभी क्षेत्रों से, कि महिलाओं को तब हम कह सकते हैं कि वो सशक्त है जबकि वो अपना निर्णय ले पाए, स्वयं का निर्णय ले पाए, और वो तीनों स्फीयर में, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तब सशक्त हम कह पाए जब उनको अवसर, समान अवसर मिल पाए, अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। और जो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज पे कंट्रोल, जो रिसोर्स में नाम भी एक रिसोर्स है, उनके अस्तित्व भी एक रिसोर्स है, तो क्या उनका नाम पे कंट्रोल है, अपने अस्तित्व का? तो इस तरह से कई सारे रिसोर्सेज है, जमीन पे, जायदाद पे। इसी तरह से जो है कि उनकी अपनी जो डिग्निटी है, जो अस्तित्व है और जो आत्मसम्मान है, तो वो आत्मसम्मान जरूरी नहीं है कि वो कुछ काम करेगी, वो घर में भी बैठ करके, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली उसको प्रोडक्शन देना ही पड़े और तभी उसका आत्मसम्मान हो। नहीं, वो एक माँ के रूप में, वो एक दादी के रूप में, वो जिस रूप में कंट्रीब्यूट कर रही है, मार्केट फोर्स के रूप में नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन जिस रूप में कंट्रीब्यूट कर रही है उसका आत्मसम्मान की रक्षा। तो ये तीनों जो है कंसेंसस बना सभी जगह से, तभी हम उसको एम्पावर मानते हैं। इसी तरह से एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट में लोगों ने बात की, मैं ये अपनी बात नहीं कह रही हूँ, बाकी लोगों की जो बातें निकल करके आई कि पावर रिलेशन जो है मैन एंड वुमेन की, उसमें जब एक संतुलन होता है, वह संतुलन बिगड़ जाता है, तब तक जो है हम जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कह सकते हैं। तो वो संतुलन को कैसे बनाए रखना है, और इन संतुलन को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था से जुड़ी हुई जो चीज़ है, जो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो फैक्टर्स हैं, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और इसलिए कोई भी इस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट जब एफर्ट होता है तो उसमें एक रिफॉर्म की अंदेशा होती है कि जो बदलाव जो है वो गवर्नेंस रिफॉर्म से आता है। तो यहाँ जो स्टेट पॉलिसी जो लाई जा रही है उसका महत्व जो है इन सब चीज़ों से निकल करके और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रशासन का मुद्दा जो है वो दिखाई देता है। और इसके लिए मैं दोबारा सबसे पहले तो भारत सरकार की तरफ से मैं सैल्यूट करना चाहूँगी इस प्रयास को, मैडम आपका। और जो ये राज्य की भी भूमिका है, इसमें रूरल डेवलपमेंट की भी भूमिका है, इसमें हेल्थ की भी भूमिका है, इसमें एजुकेशन की भी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर विभाग एक साथ काम नहीं करते हैं तो किसी का आउटकम जो है वो उतना अच्छा नहीं दिखाई दे पाता है जितना कि एक साथ समन्वय के साथ मिलकर के। जब तक आशा जो कि हेल्थ से काम करती है वो आंगनबाड़ी वर्कर के साथ नहीं या शिक्षा मित्र के साथ नहीं काम करेगी, यदि हम एक साथ काम करते हैं तो तभी जाकर के वो अपना मतलब उनका भी एनर्जी जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाता है। नाम लिखा है उस एक आउटकम के लिए कई डिपार्टमेंट्स एक साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक को नोडल की भूमिका करनी होगी। तो यह भी दिख रहा है कि एक नोडल है लेकिन कई डिपार्टमेंट्स हैं और इन सब का अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन सब में एनर्जी जो है वो डुप्लीकेट हो रही है। तो उस डुप्लीकेशन को